नहीं, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अजय। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो एनवीडिया की खबर है, जैसे कि आपने भी कहा कि इमीडिएट इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा, कितना आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए ये जो टाई अप है डेफिनेटली इज गोइंग टू गो अ वेरी लॉन्ग वे। और इसमें टेक्नोलॉजी की तरफ जितना भी इन्वेस्टमेंट रिलायंस करेगा, मेरे ख्याल से मार्केट को ज्यादा दिलासा होगा कि जो न्यू एज बिजनेसेस है वहां पे ज्यादा पैसा रिलायंस इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि जैसे सभी को पता है, ऑयल एंड गैस एक कभी कैश का वो सेक्टर जरूर है, लेकिन एक वहां पे लिमिटेड ग्रोथ है। तो जो बड़ी ग्रोथ एरियाज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी रिलेटेड होंगी, फिनटेक रिलेटेड होंगी। और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल जिस प्रकार से अपना बिजनेस स्केल अप करेगा, प्लस जियो मार्ट है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों बिजनेसेस पे मार्केट बहुत पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रिलायंस शुड डू वेल। आई मीन नियर टर्म में तो मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा कोई फायरवर्क ना हो, बट यस, आई थिंक जैसे जैसे कमेंट्री और एग्रीमेंट के फाइनल डिटेल्स बाहर आएंगे, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बिजनेस बहुत आगे स्केल अप हो सकता है। प्रियंका, मुझे लग रहा है कि देखिए, एफएमसीजी में जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट पुश प्रेशर है वो अभी तक हटा नहीं है, और वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर में काफी चैलेंजिंग रहेगा। हालांकि मानसून्स काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर चुकी है, तो मेरे ख्याल से जो सेकंड हाफ रहेगा वो मेरे ख्याल से एफएमसीजी कंपनीज के लिए शायद ठीक रहेगा। सेकंड क्वार्टर में आपको शायद वापस वॉल्यूम ग्रोथ मिड टीन्स में देखने को मिलेगी। और क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज पे भी प्ले आउट होगा। तो कई कंपनीज का जो रॉ मटेरियल रिलेटेड जो खर्चा है वो क्रूड रिलेटेड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसीलिए शायद मार्केट्स थोड़ा सा इस सेक्टर पे कॉशियस है। हालांकि कंजम्पशन एक बहुत अच्छा थीम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस भी कुछ सस्ते नहीं है, काफी महंगे है। तो आई थिंक ओवरऑल कोई करेक्शन अगर आता है तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप जैसे हिंदुस्तान लीवर है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, मैरिको है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर के बाद थोड़ी क्लैरिटी मार्जिन पे और वॉल्यूम ग्रोथ पे आपको मिलेगी। तो मेरे ख्याल से तब तक ये सेक्टर और ये स्टॉक्स सारे थोड़े से स्लो मूवमेंट में ही देखने को मिलेंगे। तो यही कारण है कि आपको ये स्टॉक्स थोड़ा सा एक स्लो मूवमेंट ट्रेजेक्ट्री में आपको अभी दिख रही है। अजय, अमरा राजा बैटरीज ये काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि देखिए, पहली बात तो इनका ओईएम और रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी बड़ा सिग्निफिकेंटली मार्केट शेयर बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में। और सबसे बड़ी बात, ये अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोटिव सेक्टर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे रेलवे, टेलीकॉम को भी बैटरी सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने एक्सपांशन करने के बाद भी ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। इक्विटी भी करीबन 17 करोड़ है। तो जो रिटर्न रेशियोज है वो भी काफी अच्छे हैं। एटलीस्ट आरओसी आरओई आप कंपनी में देखोगे तो लगातार ऑलमोस्ट 18-20% का एवरेज इन्होंने मेंटेन किया है। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का जो ऑटो सेक्टर में जो ग्रोथ आ रहा है, स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन अच्छी तरह से रहेगा। प्लस हर 2-3 साल के बाद एक रिप्लेसमेंट मार्केट का भी डिमांड इनका फायदा भी इनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये भी अंदाजा लगा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरीज पे भी इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। तो इसका भी जब कमिश्निंग होगा तो कंपनी को काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन अमरा राजा डेफिनेटली लुक्स बेटर पोजिशन कंपेयर टू एक्साइड। देखिए, आपने सही कहा कि जो बायोफ्यूल का डिमांड है वो अभी नॉट ओनली इंडिया में लेकिन ग्लोबली भी आई थिंक लोग इसकी तरफ काफी सीरियसली देख रहे हैं। और प्राज एक ऐसी कंपनी है जो मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी सेवी कंपनी है। देखिए, ये बेसिकली स्पेशल एविएशन फ्यूल के ऊपर भी काम कर रहा है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी अभी पायलट स्टेज में उन्होंने काम किया और बहुत ही जल्द इनका कमर्शियलाइजेशन होगा। रही बात कैपिटल गुड्स, जो एथेनॉल के जो मशीनरी के लिए ऑलरेडी मुझे लगता है कि करीबन 650 करोड़ का तो करंट ऑर्डर बुक है। और जिस प्रकार से एथेनॉल का शॉर्टेज और डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस कंपनी को अगले कम से कम 1.5-2 साल के लिए तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। स्पेशल एविएशन फ्यूल भी मोरलेस इनका अप्रूव हो चुका है, तो अभी कमर्शियलाइजेशन का समय बहुत जल्दी आएगा। तो ये भी एक बहुत टेक्नोलॉजी के लिए काफी अप मूव है। इनफैक्ट नेक्स्ट मूव मुझे लग रहा है कि जो एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा वो डीजल में आएगा। ग्लोबली कंट्रीज जैसे ब्राजील ने तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पे किया है। हम लोग अभी भी पेट्रोल में ही एथेनॉल का ब्लेंडिंग करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है और एक्सपोर्ट मार्केट अगर खुलता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ब्राज रहेगा, क्योंकि इनके लिए इनका मेन बिजनेस वर्टिकल एथेनॉल है और इनके टेक्नोलॉजी को कोई बीट नहीं कर सकता। तो आई थिंक नंबर्स आने के पहले जो नैरेटिव आएगा वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह से स्टॉक को और रिलेट करने की पोटेंशियल रखता है।
मैं थोड़ा सा होल्ड पे अपनी पोजीशंस रखूंगा। जैसे कुछ ने भी कहा है कि मार्केट्स बहुत जल्दी मिड कैप लार्ज कैप्स में भागा है। मेरे ख्याल से ये मार्केट में पैसा तब बनेगा जब थोड़ा सा एक रीजनेबल हेल्दी करेक्शन आएगा। बट लार्ज कैप में हमको लग रहा है कि अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो एल आज लास्ट डे है बायबैक का। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर पोजीशंस ऐड करते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये भी एक अच्छा विकल्प है। अच्छी खासी अपसाइड आपको अगले 12-15 महीने में मिलेगी। तो एल लार्ज कैप में है, बट बाकी सारे पोजीशन हम थोड़ा सा मार्केट का करेक्शन के लिए वेट करेंगे। मैं आई थिंक अजय, देखिए मुझे वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली रेलिगेयर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हालांकि ये इतना इंस्टीट्यूशनल फेवरेट नहीं है, लेकिन स्टार हेल्थ में डेफिनेटली ज्योग्राफिकली ये बड़ा प्लेयर है। इसमें अच्छे नंबर्स और भी आने की उम्मीद है। तो जिनको अपना पोर्टफोलियो बनाना है अगले कम से कम 1.5-2 साल के लिए, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए ही आपको इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि दोनों स्टॉक्स में इक्वल पोजीशंस ले, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस स्पेस बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगले 2-3 साल के लिए जो हेडरूम ग्रोथ के लिए वो काफी स्ट्रांग है। तो आई वुड बेट ऑन बोथ कंपनीज, बट रेलिगेयर इज अ बेटर चॉइस।